So we are starting with a topic that is mineral resources. क्या आपकी ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा है, बस के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना लाजमी है। शुरू करते हैं हम मिनरल रिसोर्सेस। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर बेसिकली नेचुरल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो आपके अर्थ में मिलते हैं, जो आपके जमीन के नीचे मिलते हैं। और मिनरल्स को निकालने के लिए आप करते हो माइनिंग। आप माइंस क्रिएट करते हो, माइंस बनाते हो। सबसे पहले आप माइंस बनाकर मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हो। इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सट्रैक्शन और मिनरल एक्सप्लॉयटेशन। मिनरल एक्सप्लोरेशन होता है जब आप मिनरल्स को सबसे पहले मिनरल्स के डिपॉजिट को ढूंढते हो। आप पता लगाते हो कि कौन सी जमीन कहाँ समंदर के नीचे कौन सा मिनरल मिलेगा, मिनरल है कि नहीं है, कौन सा है, ये आप सबसे पहले एक्सप्लोर करते हो। इसको कहते हैं मिनरल एक्सप्लोरेशन। ये कुछ की टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मिनरल एक्सप्लोरेशन, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर मिनरल्स। फिर आपका आता है मिनरल एक्सट्रैक्शन। मिनरल एक्सट्रैक्शन होता है जब आप माइनिंग के जरिए, थ्रू माइनिंग, आप मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करो, मिनरल्स को जमीन के नीचे से निकालो। रिमूविंग मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ is called mineral extraction. A third term is mineral exploitation. What is mineral exploitation? Mineral exploitation होती है जब आप निकाले हुए मिनरल्स को किसी इंडस्ट्री में इस्तेमाल में लाओ, कंट्री की डेवलपमेंट के इस्तेमाल में लाओ, इकोनॉमी के डेवलपमेंट में के इस्तेमाल में लाओ। उसको कहते हैं मिनरल एक्सप्लॉयटेशन। What is mineral exploitation? Using extracted minerals for industrial and economic development. This is known as mineral exploitation. ये हमारे थ्री टर्म्स थी जो हमें पता होना लाजमी थी। एक्सप्लोरेशन क्या होता है, और एक्सट्रैक्शन क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है। मिनरल्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो आपके जमीन के नीचे मिलते हैं। एग्जाम्पल कोल, ऑयल। फिर आपका आ जाता है सल्फर, क्रोमाइट, आयरन ओर, मार्बल, सॉल्ट। ये सब आपके मिनरल्स होते हैं। नेक्स्ट, there are two types of minerals. One are metallic minerals, other one are non-metallic minerals. ये दोनों मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स के डिफरेंसेस हमें पता होने चाहिए। दोनों के बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। फिर हमें पता होना चाहिए मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं और उनके यूजेस क्या होते हैं, और नॉन मेटालिक कौन से होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ उनकी हम माइनिंग करते हैं। ये हमें पता होना लाजमी। मेटालिक मिनरल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले इनकी इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इनकी प्राइस ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल गोल्ड देख लो, कॉपर देख लो, ये दोनों आपके मेटालिक मिनरल्स हैं। फिर जनरली ये हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। जनरली दे आर हार्ड, शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग। तीसरी बात, दे कैन चेंज शेप विदाउट ब्रेकिंग। यूजुअली दे कैन चेंज शेप विदाउट ब्रेकिंग। इनको तोड़े बगैर भी आप इनका शेप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इनको स्ट्रेच कर सकते हो, इनको कंप्रेस कर सकते हो। जैसे आयरन, आयरन ओर निकलता है सबसे पहले, रॉ आयरन होता है, उसमें से आप मेटल बनाते हो, मेटल की शीट्स बनाते हो, मेटल की बहुत सारे आइटम्स बनाते हो। तो वो तो ऐसा आइटम थोड़ी निकलती है, उसको आप कंप्रेस करते हो, स्ट्रेच करते हो, उसको आप शेप में लाते हो। तो आयरन जैसे जो चीजें हैं वो आप शेप में ला सकते हो। गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये होते हैं मेटालिक मिनरल्स। नेक्स्ट, दे आर गुड हीट एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं। इसकी एग्जाम्पल अगर हम पढ़ें तो एग्जाम्पल है इसकी कॉपर। नेक्स्ट, दे आर नॉन रिन्यूएबल।
बट कैन बी रिसाइकल। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी मेटालिक मिनरल की। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटालिक मिनरल, तो आप इन पांचों में से लिख दोगे आंसर। क्लियर? हम बहुत स्लोली ग्रेजुअली इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट मेटालिक मिनरल्स में सबसे पहला आपका आता है क्रोमाइट। क्रोमाइट के जो डिपॉजिट्स हैं वो आपको मिलते हैं जोब वैली में और मुस्लिम बाग। ये दो एरिया के नाम आपको याद होने चाहिए। एग्जामिनर ने बहुत दफा क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि क्रोमाइट आपको कहाँ मिलता है, वेयर क्रोमाइट इज फाउंड, तो आप लिखोगे इन मुस्लिम बाग रीजन एंड जोब वैली। नेक्स्ट यूजेस, हर मिनरल का आपके डिपॉजिट कहाँ होते हैं और इनके यूजेस क्या होते हैं ये हमें पता होना लाजिम। क्रोमाइट का यूज क्या है? Basically, chromite gave hardness and strength to steel. Next, they are used in railway carriages. जो ट्रेन के डब्बे होते हैं उनमें यूज होते हैं उनको बनाने में। नेक्स्ट, दे आर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। ब्रिज वगैरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको बनाने में आपका क्रोमाइट लगता है। क्रोमाइट कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है। आयरन ओर, आयरन ओर मतलब कच्चा आयरन। मतलब इसमें से आपने ये कच्चा है, इसको आप प्रोसेसेस के थ्रू निकालोगे और फिर आपका बनेगा रियल आयरन। ठीक, आगे ये कहाँ मिलता है? ये आपका मिलता है कालाबाग के रीजन में और चगाई के रीजन में। ये दो रीजन में आपको मिलता है आयरन ओर, चगाई के रीजन में और कालाबाग। क्रोमाइट मिलता था मुस्लिम बाग और जोब वैली में। आयरन ओर मिलता है कालाबाग और चगाई में। इसके यूजेस क्या है? ये मेन रॉ मटेरियल होता है फॉर स्टील। बहुत बेसिकली आपकी कंस्ट्रक्शन सारी स्टील से होती है, तो आयरन ओर्स में यूज होता है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आपके व्हीकल्स बनाने में यूज होता है स्टील। ये स्टील के यूजेस हैं, ये आयरन ओर के यूजेस हैं। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है ये भी। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर कहाँ मिलता है? कॉपर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, और एग्जामिनर ने एक आप एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो, एग्जामिनर ने एक सवाल भी पूछा हुआ है सेंडेक प्रोजेक्ट के बारे में। सेंडेक प्रोजेक्ट है बेसिकली पाकिस्तान एंड चाइना का। ये आई गेस 1995 में सेंडेक प्रोजेक्ट बना था, और यहाँ पर आपकी है कॉपर की माइंस, बहुत बेहतरीन माइंस हैं, और 18 20 25 सालों से आप इसको निकाल रहे हो और अभी तक इसमें कॉपर की माइंस हैं, कॉपर के डिपॉजिट्स हैं। सेंडेक और रिकोडेक प्रोजेक्ट, ये दोनों जगह पे, ये बलूचिस्तान में सेंडेक, यहाँ पर आपको मिलते हैं कॉपर। कॉपर का तो आपने यूजेस सुने ही होंगे। कॉपर अक्सर आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज होता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फैन्स में यूज होता है, आपके रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। अक्सर सेल्समैन कहते हैं कि इसके अंदर कॉपर की वायरिंग है, तो वायर्स में आपका कॉपर यूज होता है। कॉपर की वायरिंग महंगी होती है पर बहुत अच्छी होती है, एफिशिएंट होती है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज होता है, वायरिंग में यूज होता है, और वाटर पाइप्स भी आपके कॉपर के बनते हैं जो ज्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं, इनकी लाइफ ज्यादा होती है। सेंडेक कॉपर प्रोजेक्ट, ये याद रखें। बॉक्साइट, बॉक्साइट आपका मिलता है मुजफ्फराबाद में। इसका मेन सोर्स होता है एल्यूवियम का, ओ एल्यूमिनियम का, सॉरी एल्यूमिनियम का, ये आपका मेन सोर्स होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का ये मेन सोर्स होता है आपका बॉक्साइट, और मुजफ्फराबाद में आपको मिलता है। ये आपको जगह याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पर आपकी याद होनी चाहिए। क्रोमाइट का मिलता है, आपका कॉपर का मिलता है, आपका आयरन ओर का मिलता है, और बॉक्साइट का मिलता है। ये एल्यूमिनियम हमने आम जबान में सुना होगा। इससे आपके यूटेंसिल्स बनते हैं, बर्तन वगैरह आपके इसके बनते हैं, एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट्स बनते हैं, कैन जो आप पीते हो वो एल्यूमिनियम के होते हैं, वो बॉक्साइट से बनते हैं, और केबल्स वगैरह ये सारी आपकी बॉक्साइट से बनती है। ये यूजेस हैं बॉक्साइट के। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स की इकोनॉमिकल वैल्यू बड़ी कम होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ लें, इनकी इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत कम होती है। दे कैन नॉट चेंज शेप विदाउट ब्रेकिंग, दे कांट बी स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, ये भी याद रखना पड़ेगा। दे आर पुअर हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, ये हीट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बड़े बेकार से होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ये सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं, और ज्यादा इनमें हार्डनेस नहीं होती, सॉफ्ट और डल होते हैं।
नेक्स्ट, सबसे पहला जो आपका नॉन मेटालिक मिनरल्स, ज्यादातर जो एग्जाम है वो नॉन मेटालिक मिनरल्स को बहुत ज्यादा टेस्ट करते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल का आपको याद रखना है, नॉन मेटालिक मिनरल में सबसे पहला है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट आपको कहाँ मिलता है? बहुत इजी है। रॉक सॉल्ट की आपकी कुछ माइंस है। रॉक सॉल्ट अक्सर आपको ज्यादातर आपको मिलेगा सॉल्ट रेंज में, सॉल्ट रेंज में आपको मिलता है। केवड़ा सॉल्ट माइन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन है केवड़ा। नेक्स्ट कालाबाग। रॉक सॉल्ट आपको ये दो जगह मिलता है। रॉक सॉल्ट का मेन यूज क्या है? कुकिंग के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। कास्टिक सोडा में डलता है, बायोकार्बोनेट ऑफ सोडा में डलता है, और आपका कुकिंग और फूड प्रिजर्वेशन तो मैंने आपको बताया। ये 4 से 5 यूजेस हैं रॉक सॉल्ट के। जिप्सम, रॉक सॉल्ट कुछ ऐसा दिखता है। हिमालयन सॉल्ट भी आपका सॉल्ट रेंज के अंदर मिलता है। हिमालयन सॉल्ट, उसका नाम है सिर्फ हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट जिसको आप कहते हो। ये आपका एक्सपोर्ट होता है, इंडिया में भी बहुत एक्सपोर्ट होता है आपका हिमालयन सॉल्ट। ये पाकिस्तान का ही सॉल्ट होता है, पहले दुबई जाते हैं और फिर दुबई के थ्रू ये इंडिया में आपका एक्सपोर्ट होता है। हिमालयन सॉल्ट जिसको आप कहते हो, पिंक सॉल्ट हिमालय से नहीं निकलता, यहीं का होता है, सॉल्ट रेंज का होता है, केवड़ा का होता है, पर वो आपका वहां से फिर वहां एक्सपोर्ट होता है। नेक्स्ट, जिप्सम। जिप्सम आपका कहाँ मिलता है? जिप्सम आपका मिलता है केवड़ा में ही आपको मिलेगा, और दाऊद खेल में आपको मिलता है। ये दो जगह आप मिला, आपको सॉल्ट रेंज में भी मिलेगा और दाऊद खेल में भी आपको मिलेगा। ये दो जिप्सम के मिनरल के डिपॉजिट्स हैं। जिप्सम का यूज क्या है? जिप्सम is basically one of the raw material for cement. Gypsum is basically the raw material for cement. प्लास्टर ऑफ पेरिस में यूज होता है, पेंट में यूज होता है, और अगर सैलिनिटी आपकी सॉइल में हो गई है तो उस जगह को रिक्लेम करने के लिए भी आप यूज करते हो जिप्सम का। केवड़ा दाऊद खेल में आपको मिलेगा, किस लिए यूज होता है? सीमेंट का मेजर रॉ मटेरियल होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में यूज होता है, पेंट में यूज होता है, और रिक्लेमिनेशन ऑफ सैलाइन सॉइल में यूज होता है। नेक्स्ट, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन आपको कहाँ मिलेगा? 3 जगह लाइमस्टोन की याद करना बेहद लाजमी है। एक है मंगो पीर, दूसरा है मर्ली हिल, तीसरा है गंजो टक्कर। जो मर्ली हिल और मंगो पीर है, ये लाइमस्टोन प्रोवाइड करता है कराची की सीमेंट इंडस्ट्री को, और जो गंजो टक्कर है वो लाइमस्टोन प्रोवाइड करता है हैदराबाद की सीमेंट इंडस्ट्री को। एक दफा सवाल आया हुआ है कि गंजो टक्कर किसकी, कौन सी नहीं, उसने एक सवाल था कि हैदराबाद की जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसका लाइमस्टोन का रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? तो आपको लिखना था गंजो टक्कर से आता है। कराची का कहाँ से आता है? मर्ली हिल और मंगो पीर से आता है। लाइमस्टोन का मेन यूज क्या है? इट इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट। सीमेंट के दो रॉ मटेरियल होते हैं, एक लाइमस्टोन और एक जिप्सम। इट इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट। ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है, ग्लास में यूज होता है, सोप में यूज होता है, और जो आपकी एसिडिक सॉइल होती है, जो आपकी सैलाइन सॉइल होती है, उसको भी ट्रीट करने के लिए, उसको भी रिक्लेम करने के लिए आप लाइमस्टोन का यूज करते हो। नेक्स्ट, मार्बल। मार्बल आपका बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, ये याद रखना, आपका मार्बल एक्सपोर्ट होता है। एग्जाम्पल आप दे सकते हो, कभी भी मिनरल्स की एक्सपोर्ट की आप एग्जाम्पल दे रहे हो तो आप लिख देना मार्बल। मार्बल आपका मिलता है चगाई, मर्दान और सवात में। इसके यूज क्या होते हैं? कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, आपकी फ्लोरिंग में यूज होता है, आपके डेकोरेटिव पीसेस में यूज होता है, आपके किचन में भी यूज होता है। तो मार्बल के ये यूज है, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, फ्लोर में यूज होता है, और डेकोरेटिव आइटम में। तो मार्बल आपका एक्सपोर्ट होता है। एक बात से भी याद रख लेना, एक दफा एग्जाम ने बड़ा अजीब सा क्वेश्चन दे दिया था कि व्हाट इज ब्राइन। तो ब्राइन इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ रॉक सॉल्ट एंड वाटर। रॉक सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को कहते हैं ब्राइन। एग्जाम ने एक रैंडमली सवाल पूछ लिया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपको याद रहे, आपको मैं पढ़ा दूँ। सल्फर, ये आपका आखिरी नॉन मेटेलिक मिनरल है, सल्फर। बड़ा इजी सा चैप्टर है, कुछ आपको चीजें बस थोड़ी थोड़ी याद रखनी है, और ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो इंपॉर्टेंस के ऊपर आता है, वो सस्टेनेबल हम कैसे बनाए, इन्वायरमेंटल डैमेज क्या होते हैं माइनिंग से, मिनरल से, उस पर क्वेश्चन आता है। सल्फर, सल्फर आपको मिलता है कोहे सुल्तान में। कोहे सुल्तान मेन डिपॉजिट है सल्फर का।
सल्फर के यूजेस क्या? सल्फरिक एसिड बनता है, पेंट में यूज होता है, डाई में यूज होता है और फर्टिलाइजर में यूज होता है सल्फर। सल्फर के यूजेस मैंने क्या बताया? सल्फरिक एसिड, पेंट, डाई और फर्टिलाइजर, ये 4 सल्फर के यूज होते हैं। सही है, क्लियर है? हमने सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स पढ़े, ये मेटेलिक मिनरल्स हमने ये पढ़े। इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल पर आज मिनरल की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका बहुत ज्यादा सवाल आता है, ये आपको याद होना लाजमी है। इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल, सबसे पहला पॉइंट, ये मैंने आपके लिए डेवलप पॉइंट लिखे हैं, आपको सिर्फ यहां से कॉपी पेस्ट करना अपने आंसर में, और इजी वर्डिंग। मिनरल की इंपॉर्टेंस क्या होती है? मिनरल्स की जो इंपॉर्टेंस होती है, बेसिकली दे आर द रॉ मटेरियल फॉर मेनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज। सीमेंट इंडस्ट्री का अगर हम देख लें तो रॉ मटेरियल क्या है? लाइमस्टोन और जिप्सम। पेन इंडस्ट्री का भी रॉ मटेरियल कुछ ना कुछ है, हमने अभी सब पढ़ा। डाइंग इंडस्ट्री का है, तो लाइमस्टोन जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, और जिप्सम भी। ये किस लिए यूज होता है? इससे बेसिकली आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है। दे आर रॉ मटेरियल फॉर डिफरेंट इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन इज यूज्ड फॉर सीमेंट, जिप्सम इज यूज्ड फॉर फर्टिलाइजर, एंड कोल एंड आयरन इज यूज्ड फॉर स्टील इंडस्ट्री। जिससे आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, जिससे आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी। सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें से कुछ मिनरल जैसे कि मार्बल आपके एक्सपोर्ट होते हैं। जब मार्बल आपका एक्सपोर्ट होगा तो आपको क्या मिलेगा? आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा, पॉजिटिव में जाएगा, और आपको फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने को मिलेगा। हो सकता है इससे आपका डेट कर्जा कम हो जाए। कुछ मिनरल्स आपके एक्सपोर्ट होते हैं, जिसका मतलब आपको फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने को मिलेगा। इससे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा। समझ में आ गई? इजी। नेक्स्ट, अगर आप मिनरल्स, अक्सर जो मिनरल्स होते हैं ना, वो आपके मिलते हैं दूर दराज के इलाकों में, रूरल एरियाज में। अब वहां पर जब आपके मिलते हैं मिनरल्स, तो वहां पर जो लोकल्स हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है। माइनस आपको स्किल और अनस्किल लेबर दोनों चाहिए होता है माइनिंग करने के लिए। तो क्या होता है, जब वहां पर आपके मिनरल्स एक्सप्लोर किए जाते हैं, तो जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको लेबर चाहिए। लेबर आप कौन सा यूज करते हो? उनका लोकल लेबर यूज करते हो। वहीं पर ही आप माइनिंग वाइनिंग सिखाते हो, उनको उनको पे माइनिंग की जॉब दे देते हो। इससे होगा क्या, जब रूरल एरियाज में ही माइंस बनाई जाएंगी, माइंस होंगी, माइंस की डेवलपमेंट जब आप करोगे, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से आपकी रूरल अर्बन माइग्रेशन रुक जाएगी। बहुत बड़ा मसला होता है रूरल से अर्बन में जब लोग आ जाए। रूरल में भी प्रॉब्लम्स अलग क्रिएट होते हैं, अर्बन में भी प्रॉब्लम्स अलग क्रिएट होते हैं। तो जब रूरल से अर्बन माइग्रेशन रुक जाएगी तो एक आपका बड़ा फायदा ही हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट, जब आप रिमोट एरिया, रूरल एरिया के अंदर जब आपकी माइंस खुलेंगी तो गवर्नमेंट की जरा नजर भी जाएगी। अच्छा, इस इलाके में आपकी माइंस हैं, यहाँ पर तो हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए, यहाँ पर तो लोगों का पैसे भी आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट वहां पर डेवलपमेंट करती है, गवर्नमेंट वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स खोलेगी। इससे क्या होगा? उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। सर क्या समझे? समझ में आई? They help to promote, they help to develop remote area as government provides infrastructure which helps to improve the standard of living. Simple. Next, they attract foreign investment for exploration exploitation. जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो आपका ओवरऑल जीडीपी बढ़ जाएगा, लोगों को ज्यादा पैसे मिलेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। क्लियर? ये थे मिनरल्स की इंपॉर्टेंस। कभी भी एग्जाम में पूछे तो यही बिल्कुल छाप देना। समझ में आई? सबसे पहले हमने पढ़ा कि रॉ मटेरियल होता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट करोगे फायदा होगा, बीओपी पॉजिटिव में जाएगा। थर्ड, इससे रूरल अर्बन माइग्रेशन कम होगी। फोर्थ, आपके जो रिमोट एरिया है वो डेवलप होंगे, वहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स खुलेंगे। नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी इससे, जैसे चाइना की इन्वेस्टमेंट आई ना सेंडेक प्रोजेक्ट में, ऐसे
फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा अगर आप मिनरल्स एक्सप्लोर कर लो, एक्सप्लॉइट कर लो। अब हम पढ़ते हैं माइनिंग के प्रोसेसेस। माइनिंग के 3 प्रोसेस होते हैं। एक होता है ओपन कास्ट, दूसरा होता है एडिट, तीसरा होता है शाफ्ट। ओपन कास्ट होता है जब आप ऊपर से ही मिनरल्स निकाल लो। नियर द सरफेस जो मिनरल्स हैं उनको अगर आपने निकाल लिया उसको कहते हो ओपन कास्ट माइनिंग। 3 टाइप की माइनिंग, ओपन कास्ट, एडिट और शाफ्ट। ओपन कास्ट के ऊपर से ही आपने स्कूप आउट कर लिया मिनरल्स को, उसको कहते हैं ओपन कास्ट। दूसरा होता है एडिट माइनिंग। एडिट माइनिंग क्या होती है? जब आप हॉरिजॉन्टल माइनिंग करते हो, ईस्ट टू वेस्ट माइनिंग कर रहे हो, उसको कहते हैं एडिट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग क्या होती है? जब आप वर्टिकली जाते हो मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, नॉर्थ टू साउथ जाते हो, ऊपर से नीचे जा रहे हो आप माइन करने के लिए, उसको कहते हैं शाफ्ट माइनिंग। सबसे पहले ओपन कास्ट। ओपन कास्ट क्या होता है? दे आर बेसिकली लार्ज सरफेस पिट्स यूज्ड व्हेन मिनरल्स आर नियर द सरफेस। जब ऊपर पड़ी मिनरल है तो आप एक सरफेस पिट बनाते हो, आप ऊपर से स्कूप आउट कर लोगे मिनरल्स को। फायदे क्या है? चीप है, आसान है, कोई वेंटिलेशन का मसला नहीं होगा और इजीली आप मिनरल्स का एक्सेस होगा आपके पास और सेफ है, ज्यादा खतरा नहीं होता इसके अंदर। डिसएडवांटेज क्या है? पूरे लैंडस्केप को डिस्ट्रॉय कर देगा, आपको डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी और एयर, नॉइज, वाटर पोल्यूशन होगा। सो सिंपल। नेक्स्ट, एडिट माइनिंग। एडिट माइनिंग मैंने आपको बताया ये हॉरिजॉन्टल माइनिंग होती है। आप ईस्ट टू वेस्ट माइनिंग करते हो, हिल के अंदर आप जब माइनिंग करोगे तो आप करते हो एडिट माइनिंग। ये जब करते हो जब एक्सपोज, जब जो मिनरल की सीम है, मिनरल के डिपॉजिट है, वो आपके स्लोप्स के ऊपर हो। फॉर एग्जांपल मैं आपके यहाँ पे डायग्राम बनाई, ये जो स्लोप है यहाँ पर है आपका माइन, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ से ये माइन करोगे, इसको कहते हैं शाफ्ट एडिट माइनिंग, हॉरिजॉन्टल माइनिंग। नेक्स्ट, शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग होती है वर्टिकल माइनिंग, जब आप डीप अंडरग्राउंड जाते हो और वहां से मिनरल को निकालोगे। इट इज यूज्ड व्हेन मिनरल्स लाई फार बिलो सरफेस। जब नीचे से आप निकालते हो मिनरल्स को, उसको कहते हैं, बड़ा नीचे आप डिगिंग करते हो, माइनिंग करते हो, तो ये होती है वर्टिकल माइनिंग। कौन सी माइनिंग? शाफ्ट माइनिंग। वहां पे मिनरल्स को आप निकालते हो बाय द हेल्प ऑफ केजेस। तो 3 टाइप्स की माइनिंग हमने पढ़ी, ओपन कास्ट, एडिट एंड शाफ्ट। अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या मसला होता है? अंडरग्राउंड माइनिंग बेसिकली यार एडिट एंड शाफ्ट। अंडरग्राउंड माइनिंग होती है एडिट और शाफ्ट माइनिंग को आप कहते हो अंडरग्राउंड माइनिंग। ओपन कास्ट अंडरग्राउंड माइनिंग में नहीं आती। अंडरग्राउंड माइनिंग में प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? पुअर वेंटिलेशन, टॉक्सिक गैसेस, और अगर रूफ कोलैप्स हो गई तो माइनर वहीं पर ही मर सकते। बड़ा डेंजरस होती है अंडरग्राउंड माइनिंग, ठीक है? इट इज नॉट सेफ, इट इज वेरी अनसेफ। तो अंडरग्राउंड माइनिंग के मसले क्या आते हैं? पुअर वेंटिलेशन, टॉक्सिक गैसेस और रूफ कोलैप्स हो गई। अब ओवरऑल माइनिंग के क्या मसले हैं? माइनिंग का प्रॉब्लम क्या है? माइनिंग का जो सबसे बड़ा मसला है वो है पैसा, कैपिटल नहीं है। मॉडर्न मशीनरी परचेज करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, कैपिटल नहीं। इसीलिए आप फॉरेन लोगों को बुलाते हो, फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाते हो, फॉरेन कंपनीज को बुलाते हो और बोलते हो भाई यहाँ पर आप मिनरल एक्सप्लोर हमने करा है, प्लीज आप एक्सट्रैक्ट करके हमें दे दो, क्योंकि हम नहीं निकाल सकते, हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट का फोकस बड़ा ही कम है माइनिंग सेक्टर के ऊपर, जिससे आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बड़े स्लो रन करते हैं। गवर्नमेंट का बड़ा लिमिटेड फोकस है ऑन माइनिंग सेक्टर। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा आपकी डिपेंडेंस है ऑन फॉरेन एक्सपर्ट्स। फॉरेन एक्सपर्ट्स पर आपकी, फॉरेन मशीनरी पर आपकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, क्योंकि आपके पास तो मॉडर्न वेपन्स ही नहीं है, आपके पास तो वो एक्सपर्ट्स ही नहीं है मिनरल्स के, माइनिंग के, जो ये आप माइनिंग आप कर सको अपना खुद ही। जिससे क्या होता है, जब आप माइनिंग के लिए मशीनरी इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट बिल बढ़ा, बीओपी नेगेटिवली इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, डिपेंडेंस जब आपकी माइनिंग के ऊपर, फॉरेन फॉरेन के ऊपर बढ़ जाती है फॉर माइनिंग,
इससे आपकी कॉस्ट, जब आप घर में कोई काम करते हो तो सस्ता पड़ता है, जब बाहर से कोई इम्पोर्ट कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी और आपका प्रॉफिट कम होगा। ये मसला है। नेक्स्ट, अनस्किल्ड वर्कर। जब अनस्किल्ड वर्कर होता है तो इससे इलिटरेसी की वजह से आपका वर्कर बड़ा अनस्किल है। ड्यू टू इलिटरेसी आपका वर्कर बड़ा अनस्किल है, आपका एक्सपीरियंस वर्कर नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, जिससे माइनिंग प्रोसेस बड़ा स्लो होता है। नेक्स्ट, इनएक्सेसिबल माइनिंग लोकेशंस। इतनी दूर दराज के इलाके में, पता नहीं किसी रिमोट एरिया के इलाके में आपकी माइंस होती हैं, मिनरल एक्सप्लोर हुआ। अबे भाई वहां तक जाएगा कौन? वहां तक जाने के लिए आप रोड बनाओ, वाटर के प्रोजेक्ट्स बनाओ, ये करो वो करो। अरे भाई पैसे ही तो नहीं है। रिमोट एरिया में जब आपको मिलता है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करनी पड़ती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट माउंटेनियस एरिया में तो वैसे ही बड़ी मुश्किल होती है। और माउंटेनियस एरिया में ही अक्सर आपके मिनरल्स मिलते हैं, और मिनरल्स वहां पर मिल तो जाते हैं पर उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना बड़ा महंगा होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाना माउंटेनियस एरिया में बड़ा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट, बलूचिस्तान जैसे इलाका जो बिल्कुल मिनरल्स के भरपूर है, बड़ा मिनरल है बलूचिस्तान में, पर एक प्रॉब्लम भी, सिक्योरिटी के मसले। वहाँ के जो लोकल्स हैं वो आपको मिनरल एक्सट्रैक्ट नहीं करने देते। वो कहते हैं कि आप हमारी ज़मीन को खराब कर दोगे, आप फजूल में रोड बनाओगे, मशीनरी लाओगे, अपना लेबर लाओगे, तो ये हमारी ज़मीन है, तो हम आपको ये सब काम करने क्यों दें? ना हम करेंगे ना आप करोगे। ये मेजर आपका मसला प्रोड्यूस होता है बलूचिस्तान जैसे इलाके में, जहाँ पर सिक्योरिटी और टेररिज्म इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करती है, तो लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर कभी बलूचिस्तान में हाथ डालते ही नहीं है, क्या बलूचिस्तान के हालात इतने खराब हैं। ये प्रॉब्लम्स थे आपके माइनिंग के। क्लियर है? माइनिंग नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ माइनिंग। सबसे पहला, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। माइनिंग से क्या होता है, जब आपकी यहाँ पर एक जमीन है जहाँ पर आपको मिले, जहाँ पर आपको मिनरल्स मिले, आपने मिनरल एक्सप्लोर करें, अब मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना है। जब मिनरल को एक्सट्रैक्ट करोगे तो वहां पर फॉरेस्ट हो सकता है, अक्सर आपके वहां पर फॉरेस्ट होते हैं, कुछ वेजिटेशन होती है, तो उनको आपको काटना पड़ेगा। यू विल बी कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यू विल बी डूइंग कटिंग ऑफ ट्रीज, विच इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। आपको डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी, जो रिजल्ट निकलेगा सॉइल इरोजन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, जिससे दोबारा से उसके नुकसानात को कम करने के लिए आपको बहुत महंगे प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे। सो ये डैमेजेस को थोड़ा कम करने के लिए यू विल रिक्वायर एक्सपेंसिव रिस्टोरेशन एफर्ट्स और प्रोजेक्ट्स। जिससे और क्या मसला होगा, जब आप माइनिंग करते हो तो आपने डिफॉरेस्टेशन करी जिससे सॉइल इरोजन होगी। सॉइल इरोजन से क्या होगा, सॉइल जब इरोड होगी तो वो सारी सॉइल जाएगी रिवर्स में, तो रिवर्स में सिल्टेशन का प्रॉब्लम होगा, और रिवर्स इवेंचुअली जाती है रिजर्वॉयर में, तो रिजर्वॉयर में भी सिल्टेशन के प्रॉब्लम्स खड़े होंगे। समझे? नेक्स्ट, जब आप माइनिंग करते हो तो माइनर का अगर आपने देखा हो तो बड़ा डस्ट, केमिकल, और वहां पर वेंटिलेशन भी प्रॉपर नहीं होती। ये सारा आपके जब इश्यूज क्रिएट होते हैं एक माइनर्स के लिए, तो उसकी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचता है। और अगर आप उसकी हेल्थ का ख्याल आपको करना पड़ेगा, जब हेल्थ का ख्याल करोगे और थोड़ा सा बेहतर करोगे तो आपके कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा। तो और माइनस की तबीयत खराब है, इससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी बड़ी कम होगी, तो प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होगी और हेल्थ केयर में खर्चा भी ज्यादा होगा। ये नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ माइनिंग। नेक्स्ट, माइनिंग करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे पैसे बहुत होते हैं और गवर्नमेंट वो अफोर्ड नहीं कर सकती। नेक्स्ट, करप्शन और मिस मैनेजमेंट की वजह से माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्टर भागे जा रहे हैं। इन्वेस्टर बोल रहा है कि यार हमें यहाँ पर अब काम नहीं करना। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। इन्वेस्टर बोल रहा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो सकती माइनिंग सेक्टर की, क्योंकि यहाँ पर हालात खराब हैं और करप्शन बहुत है, मिसमैनेजमेंट बहुत है।
जिसकी वजह से लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर खुद भाग रहे हैं यहाँ से। समझ आया? अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ माइनिंग ऑन ऑन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। अब इसका आंसर मैं आपके सामने लिख, अब समझना इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है क्योंकि हम एक ही पार्ट में पूरी माइनिंग का चैप्टर कवर कर रहे हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे मिनरल्स के पास पेपर्स। माइनिंग हैज सेवरल पॉजिटिव, अच्छा इफेक्ट का मतलब होता है दोनों, इफेक्ट का मतलब आपका होता है, एक सेकेंड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो आप दोनों लिखोगे। हैज सेवरल पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन डेवलपमेंट। तो मिनरल्स की हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, बस वो आप लिख दोगे। सबसे पहले इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन रिमोट एरियाज एंड रेजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच विल, ये मैं डेवलप कर रहा हूं, विच विल रिड्यूस रूरल अर्बन माइग्रेशन। बड़े लोगों को मसला होता है, बड़े बच्चों को मसला होता है कि सर डेवलपमेंट हमारी ज्योग्राफी में नहीं हो पाती। तो ये देखें, कभी भी कोई पॉइंट लिखें तो अपने आप से एक सवाल पूछे, हाँ तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, रूरल अर्बन माइग्रेशन कम होगी। क्या है नेक्स्ट, इट ऑल्सो सपोर्ट्स, इट ऑल्सो सपोर्ट्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऐसे कर लेते हैं, बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल limestone and gypsum are used in cement industry, which, इससे क्या होगा, which creates economic development, which enhance economic development in Pakistan। सही है? एक और पॉइंट भी बता रहा हूँ, बहुत सारे पॉइंटर्स में लिख रहा हूँ कि आपको जो समझ में आए, जो आपको याद है, आप 2 से 3 पॉइंटर याद कर लो। द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अर्न करती है, अर्न्स रेवेन्यू थ्रू टैक्सेस, जब आप बेचोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ मिनरल्स। अच्छा इससे क्या होगा, जैसे कि आपने एग्जांपल दे दी रॉक सॉल्ट और मार्बल, दैट ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज, improving economic development। ये मैंने पूरे लिखे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। अब मैं लिख रहा हूं नेगेटिव इम्पैक्ट। However, अब नेगेटिव इम्पैक्ट, environmental damage like deforestation and pollution
reduces agricultural productivity and इंक्रीज, और इससे क्या बढ़ेगा, इससे अगर आपके डैमेज हो गए तो आपको रीस्टोर करना पड़ेगा एंड इंक्रीज रिस्टोरेशन कॉस्ट, रिस्टोरेशन की कॉस्ट बढ़ेगी। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, हेल्थ हैजर्ड्स, हेल्थ हैजर्ड विल रिड्यूस, इससे क्या होगा, वर्कर की प्रोडक्टिविटी, विल रिड्यूस वर्कर्स प्रोडक्टिविटी, इससे वर्कर की प्रोडक्टिविटी खत्म होगी, वाइल करप्शन एंड mismanagement will delay progress। नेक्स्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट सिक्योरिटी का मैं लिख रहा हूं। सिक्योरिटी इशूज इन मिनरल रिच एरियाज, सिक्योरिटी का अगर आपका टेररिज्म का मसला है, इससे क्या होगा, दिस विल डिस्करेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड unplanned extraction can cause resource depletion। ये मैंने इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी लिख ली। अब आखिरी बात, हमें पढ़ना है सस्टेनेबल, इसके बाद हमारा चैप्टर क्लोज। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे माइनिंग के पास पेपर्स कैसे करते हैं। ठीक, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल इज बेसिकली, मैं उर्दू में आसान जबान में आपको समझाता हूँ। सस्टेनेबल का मतलब क्या? सस्टेनेबल का मतलब होता है कि अपनी रिसोर्सेस को इस तरीके से यूज करना कि वो आपकी प्रेजेंट नीड भी सेटिस्फाई करे, आपके फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज छोड़े भी। ऐसा नहीं कि आपने सारी रिसोर्सेज यूज कर ली, प्रेजेंट नीड को आपने बड़ा अच्छी तरह आपने सेटिस्फाई तो कर लिया, पर आपने बाद के लोगों के लिए आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। समझ? तो आपको ये करना है, आपको एक काम आपको जो करना है कि आपकी प्रेजेंट नीड को भी सेटिस्फाई करना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज छोड़ने हैं, और इस तरीके से करना है विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट हार्म ना। सस्टेनेबल माइनिंग क्या होती है? मीन्स एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स इन अ वे दैट मीट्स द नीड्स ऑफ पीपल टुडे, आपके प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को भी सेटिस्फाई करे विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। ऑल्सो, तीसरी बात, ऑल्सो, तीन बातें, अपनी नीड को सेटिस्फाई करना विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, एंड ऑल्सो रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, and also not reducing the ability of future generation to use those resources। आपके आने वाली जनरेशन की नीड भी सेटिस्फाई हो सके, इस तरीके से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करो। अब सस्टेनेबल माइनिंग की कैसे जा सकती है? ऊपर हमने बड़े बुरे बुरे इफेक्ट्स पढ़े, नेगेटिव इफेक्ट्स पढ़े, उन नेगेटिव इफेक्ट्स को आप कम भी कर सकते हो। देखो इफेक्ट्स तो होंगे, नेगेटिव इफेक्ट्स तो होंगे, पर उसको आप कम भी तो कर सकते हो बाय डूइंग सस्टेनेबल माइनिंग। सस्टेनेबल माइनिंग आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको माइनिंग करनी है साइंटिफिक लाइन पर, मॉडर्न इक्विपमेंट यूज करना है, एफिशिएंट इक्विपमेंट यूज करनी है, टेक्नोलॉजी यूज करनी है, जिससे एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म पहुंचे, कम से कम आपका लैंड को डैमेज पहुंचे। क्लियर है? सबसे पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, जब आप माइनिंग करते हो तो आप क्रिएट कर देते हो एक डिप्रेशन,
डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, ये आपकी ज़मीन थी, आपने ये पूरा आपने यहाँ पे एक माइनिंग करी, तो आपने पूरा एक खड्डा खोद दिया। आपने पूरी डिगिंग करके आपने पूरा एक स्ट्रक्चर को एक नीचे ले आए। यूँ था और फिर आपने यहाँ पे क्योंकि माइनिंग किया तो ये पूरा डिप्रेशन कहलाता है। तो इस डिप्रेशन तो आपने क्रिएट तो कर लिया, ऑब्वियसली करना तो था, माइनिंग तो ऐसी ही होगी। पर इस डिप्रेशन को जाते-जाते फिल भी कर लो। इस डिप्रेशन के अंदर सॉइल डाल दो, मिट्टी डाल दो, इसको फिल कर दो, उसको लेवल कर दो, वरना बाद में फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, किसी ने पानी जमा होगा, फ्लड आ सकते हैं। नेक्स्ट, जो माइनिंग का वेस्ट आप निकाल रहे हो, इसमें से सारी जो मिट्टी निकली, बाकी भी आप यहाँ पर माइनिंग कर रहे हो, एडेड शार्प माइनिंग कर रहे हो, उसमें से वो जो कचरा निकाल रहे हो, उसको डायरेक्टली आप फेंक ना दो समंदर में, रिवर्स में। उसको आप पहले ट्रीट करो, पहले अच्छे से ट्रीट करो डिस्पोजल करने से पहले, और फिर आप फेंको। इससे क्या होगा, वाटर कंटेमिनेशन नहीं होगी, सैलिनिटी के ज्यादा मसले नहीं आएंगे, और रिवर्स का पानी गंदा नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके माइनर्स हैं, उनको आप ट्रेनिंग दो, उनको आप प्रोटेक्टिव गियर्स दो, उनको आप मास्क दो, उनको सही तरह कपड़े पहना कर माइनिंग के लिए भेजो कि उनकी हेल्थ को नुकसान ना हो। इससे आपके एक्सीडेंट कम होंगे। ये 4 बातें आप याद रख लो, सिर्फ 4 बात, कि माइनिंग को सस्टेनेबल, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। माइनिंग को सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए, मॉडर्न एफिशिएंट माइनिंग की टेक्नोलॉजी यूज़ करो। ठीक है, आपके जो डिप्रेशन आपने क्रिएट करा, उसको लेवल करो, उसको फ्लैट करो। आप ये लिख सकते हो, आप एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट वहाँ पे कर सकते हो। आपने माइनिंग करी हो, आपने ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाओ, जिससे आपका एनवायरनमेंट को हार्म कम होगा। नेक्स्ट, माइनिंग के वेस्ट को, उसको फेंकने से पहले, उसको डिस्पोज करने से पहले उसको ट्रीट करो। नेक्स्ट, जो वर्कर है उनको ट्रेनिंग दो, प्रोटेक्टिव गियर दो, कि उनकी हेल्थ को कम से कम नुकसान पहुंचे। ये है सस्टेनेबल माइनिंग का तरीका। समझ में आया? इससे हमारा, इस पार्ट ऑफ लेक्चर से हमारा पूरा माइनिंग का जो चैप्टर है वो हमारा क्लोज हो गया, हमने पढ़ लिया। हमने सस्टेनेबल माइनिंग पढ़ी, कैसे अचीव होगी ये पढ़ी। हमने इफेक्ट्स पढ़े माइनिंग के ऑन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। हमने नेगेटिव इफेक्ट्स पढ़े, हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी, माइनिंग के सेक्टर में क्या क्या मसले आते हैं। हमने प्रॉब्लम्स है, अंडरग्राउंड माइनिंग पढ़ी, हमने माइनिंग प्रोसेसेस पढ़े, ओपन कास्ट, एडिड, शाफ्ट, ये हमने पिक्चर देखी। फिर हमने क्या देखा, हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल पढ़ा, कि गवर्नमेंट को क्यों मिनरल्स को ज्यादा से ज्यादा मिनरल सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए, क्यों हमें ज्यादा से ज्यादा मिनरल इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहिए, ये हमने देखा। हमने नॉन मेटेलिक मिनरल्स देखे, उनके यूजेस देखे, कहाँ का पाए जाते हैं वो हमने देखे। मेटेलिक मिनरल्स भी हमने देखे, उनकी भी टाइप्स पढ़ी। हमने हर एक चीज देखी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। फिर हमने मिनरल रिसोर्सेज के सबसे शुरू में हमने 3 टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, और मिनरल्स क्या होता है ये हमने पढ़ी। This On this note, we end the topic of mineral resources. Thank you.